हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा सब? बिल्कुल मज़े में। और मज़े लेते हुए बस तैयारी को अपन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि तैयारी अगर छूट गई तो बेटा फिर ट्रेन छूट जाएगी जो अपन पकड़नी है बेटा सिलेक्शन की। तो ट्रेन नहीं छोड़नी है, सिलेक्शन पूरा लेना ही लेना है। तो फिर नीट का जो कोर्स है वो भी ख़त्म करना ही करना है। उसी दौरान अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। अब अपन को आना है गैमेटोजेनेसिस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से अपन को पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा गोनेट्स के अंदर। इसके अंदर बेटा प्रोसेस इंक्लूड है। अगर मेल के अंदर हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना, oogenesis मतलब ओवम का बनना यहाँ पे बेसिकली हो रहा है फीमेल के अंदर। दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, फिर उसके बाद oogenesis डिस्कस अपन करने वाले हैं। अगर अपन सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं बेटा, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। जब तक स्पर्मेटोजोआ कब तक कहा जाता है? जब तक वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं। जब वो वासा डेफरेंस में आ जाते हैं बेटा तो वो स्पर्म्स बन जाते हैं, या उनका मैच्योरेशन जब हो जाता है पूरा तो स्पर्म्स कहलाने लग जाते हैं बेटा। जब अपन बात करें कि स्टेजेस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की, सबसे पहले बेटा वहां पे बात करें कि स्पर्म मदर सेल का प्रोड्यूस होना, और फिर वो बनाएगी वहां पे स्पर्मेटिड्स। और दूसरा बेटा अपन बात करें तो वहां पे स्पर्म का मैच्योरेशन होना। जब अपन बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले, तो किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो देखते हैं। बात करें कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड होती है बेटा। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो बात करें कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। तो बेटा डिप्लॉयड सेल्स के अंदर बेटा माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होके एक स्पर्मेटोगोनिया दो सेल्स प्रोड्यूस करी, फिर उनके अंदर फिर माइटोसिस होगा बेटा, और फिर वहां पे जो है 4 सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। प्लॉइडी लेवल रहेगा 2n। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेल्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं। माइटोटिक डिवीजन करेंगे, उनका प्लॉइडी लेवल वहां पे 2n है बेटा। अब देखें कि उसमें से जो वहां पे बात करें कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनी है जिनका प्लॉइडी लेवल 2n है, दो माइटोसिस करने के बाद वहां पे बात करें उनमें से कोई एक सेल जो है बेटा वो प्राइमरी माइटोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, और सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर एक्ट करने लगती है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर बेटा होता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने से बेटा प्लॉइडी लेवल घट जाएगा, n और n पे आ जाएगी वैल्यू। और बात करें वहां पे दो सेल्स वहां पे बनेगी एक मियोसिस से। फिर बात करिए अपन ने वहां पे कि उनके अंदर फिर मियोसिस सेकंड होगा, और बेटा स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। वहां पे स्पर्मेटिड्स का प्लॉइडी लेवल है वहां पे n, और उन स्पर्मेटिड्स को बेटा जब सर्टोली सेल्स में जो है वहां पे मैच्योरेशन होने लग जाएगा तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद बेटा वो स्पर्मेटोजोआ कहलाने लग जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे हुआ क्या है कि बेसिकली जो है स्पर्मेटोगोनिया जो थी बेटा उसने माइटोसिस करा और दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हुई। तो फर्स्ट माइटोसिस के बाद जो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाने लग गई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने बेटा फिर करा वहां पे बेसिकली मियोटिक डिवीजन फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट, जिसकी वजह से वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो गई। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने बेटा वहां पे वापस मियोसिस सेकंड करा, और वहां पे 4 स्पर्मेटिड्स को जन्म दिया बेटा। वो 4 स्पर्मेटिड्स आगे जाके जब मैच्योर होंगे तो 4 स्पर्म्स बन जाएंगे। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 4 स्पर्म्स को जन्म दिया है। ध्यान रखेंगे, 2 मियोटिक डिवीजन द्वारा 2 मियोसिस करके 4 स्पर्म्स को जन्म दिया है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को जन्म देती है, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड्स को जन्म देती है। तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 को देंगे बेटा। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स या 4 स्पर्म्स को जन्म दिया है। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन काम में आएगी। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस इस पूरे फॉर्मेशन को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटिड के बनने तक। जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं उस प्रोसेस को अपन स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं बेटा। आफ्टर spermiogenesis, sperm had become embedded in the Sertoli cells, then they are released from the seminiferous tubules, it is called spermiation। ये सारे टर्म्स याद रखने हैं। पूरा तो जब तक स्पर्मेटिड्स नहीं बन गए उस फॉर्मेशन को अपन ने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जब एम्बेडेड हो गए सर्टोली सेल्स में उस प्रोसेस को बोला अपन ने स्पर्मियोजेनेसिस। जब एम्बेडेड होने के बाद बेटा मैच्योर हो गए पूरे स्पर्म्स के अंदर और रिलीज हो गए वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, रेडिटेस्टिस से एपिडिडाइमस और फिर वासा डेफरेंस, तो बेटा वो स्पर्मेशन कहलाएगा। रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआस या स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन, ठीक है। और बात करें अपन यहां पे इस तरह से प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की।
रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। कुछ हॉर्मोन्स का रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, जो कि वहां पे बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वहां से बेटा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल के अंदर अलग रोल है इनका, फीमेल के अंदर अलग रोल है। पहले मेल के अंदर देख रहे हैं अपन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लैडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पे एक्ट करता है और वहां से बेटा एंड्रोजन का सीक्रेशन करवाता है। एंड्रोजन का सीक्रेशन जो होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब पूरा डेवलपमेंट स्पर्म्स का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है बेटा और स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, किसके? रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स थ्रू सर्टोली सेल्स, वहां पे बेसिकली जो होता है वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो दोनों के फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की अपन बात करें तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है अपने सामने बेटा। उसका हेड होता है, नेक होता है और फिर उसकी टेल होती है। हेड के अंदर आपको एक्रोजोमल पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सारी लाइसिंग एंजाइम्स भरी होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरी होती है। सर ये क्यों? ये इसलिए बेटा कि जब स्पर्म कहां जाएगा, एग को फ्यूज करने जाएगा तो एग की मेम्ब्रेन को फ्यूज करने में, उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगी एक्रोजोमल एंजाइम्स। फिर न्यूक्लियस होता है बेटा जिसके अंदर सारे क्रोमोसोम का सेट होता है। नेक पोर्शन होता है जिसके अंदर बेटा आपको यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा यहाँ पे। और बात करें कि टेल के अंदर पूरा टेल पूरा वहां पे प्रेजेंट होती है, एक्सिनोमियर्स वहां पे देखने को मिलते हैं अपन टेल के अंदर। एक्रोजोम होता है, हेड होता है 5 माइक्रोमीटर का, मिडिल पीस है 5 माइक्रोमीटर का, प्रिंसिपल पीस है 50 माइक्रोमीटर और यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर का एंड पीस है बेटा। पर 3 पार्ट में डिवाइडेड माना जाता है, हेड, मिडिल पीस और टेल। मैच्योर स्पर्म 60 माइक्रोमीटर लंबा या 0.06 मिलीमीटर लंबा होता है। स्पर्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड होते हैं। स्पर्म के अंदर हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। हेड ओवल शेप्ड होता है, न्यूक्लियस और एक्रोजोमल का बना होता है। एक्रोजोम के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि बेटा लाइटिंग एंजाइम्स बना रहा होता है। उसके पीछे नेक पोर्शन होता है छोटा सा और मिडिल पीस फिर कंटिन्यू होता है। उसके अंदर एक्सियल फिलामेंट्स जो हैं वो सराउंडेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। ये एक्सियल फिलामेंट है पूरा नीचे तक जो जा रहा है बेटा। ये एक्सियल फिलामेंट माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरली फॉर्म्ड अरेंज्ड है वहां से उसको बिल्कुल कवर कर रखा है माइटोकॉन्ड्रिया ने, वहां पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। और बात करें कि टेल जो है उसके अंदर सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट देखने को मिलता है। द स्पर्म मूव्स इन फ्लूइड मीडियम एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बाय द एंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ द टेल। फीमेल कि बॉडी में जब इंसेमिनेट कर दिया जाएगा तो इस टेल के द्वारा ही मूवमेंट करेगा बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस टेल को एनर्जी देगा और स्पर्म इस टेल के वजह से वहां पे आगे की तरफ मूवमेंट करेगा वहां पे। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus। एक इंटरकोर्स जब होता है मेल और फीमेल के बीच में, सेक्स अराउजल या सेक्सुअल एक्ट जब होता है मेल और फीमेल के बीच में, वहां पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं हर कोइटस पे। बात करें कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इन 200 मिलियन स्पर्म्स में से 60% स्पर्म्स के अंदर नॉर्मल शेप होना चाहिए, उनकी साइज नॉर्मल होनी चाहिए और इन 60% में से 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी दिखाने चाहिए। वहां पे मोटिलिटी अच्छी होगी तभी बेटा स्पर्म जो है एग को फ्यूज करने तक पहुंच पाएंगे। वहां पे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली अब oogenesis की। फीमेल की बॉडी के अंदर oogenesis हो रहा है, ओवम कैसे बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा। इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। ओवम का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन ही oogenesis कहलाता है। ये ग्रेफेन फॉलिकल्स के अंदर होगा। ये फॉलिकल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं बेटा यहाँ पे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये पूरा जो घेरा है पूरा ये फॉलिकल है बेटा। और ये ब्लू कलर का आपको जो बीच में दिखाई दे रहा है ये ओवम है। तो ओवम का डेवलपमेंट फॉलिकल्स के अंदर होगा। ये पूरे फॉलिकल जो है बेटा ग्रेफेन फॉलिकल्स कहलाते हैं सब कंस्टिट्यूट करके। oogenesis जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर चालू होगा जब एग मदर सेल या oogonia फॉर्म्ड हो चुकी होगी हर ओवरी के अंदर। बात करें कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल है, एम्ब्रियो अगर फीमेल है तो बात करें कि वहां पे ओवरीज के अंदर oogenesis स्टार्ट हो चुका होगा बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई नए oogonia नहीं बनते, जो पहले से oogonia बने हुए हैं वहां पे वही वहां पे रिलीज होते रहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यार एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारे oogonia बन चुके होते हैं, इकट्ठे हो रखे होते हैं। जब बर्थ हो चुका होता है बेटा
oogonia मल्टीप्लाइड टू फॉर्म प्राइमरी oocytes। oogonia जो है डेवलपमेंट होता है जब बर्थ होने के बाद oogonia जो है टाइम लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और बनाते हैं प्राइमरी oocytes। फिर उसके बाद वो प्रोफेस फर्स्ट में जाके बेटा दे एंटर इनटू प्रोफेस फर्स्ट ऑफ द मियोसिस एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट दैट स्टेज। जैसे ही बर्थ होता है बेबी गर्ल का, तो बेटा oogonia जो है वहां पे डेवलपमेंट करके बेटा वहां पे प्राइमरी oocytes बना लेते हैं। वो प्राइमरी oocytes जो है बेटा, वो प्राइमरी oocytes बेसिकली इस ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है, इन ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है। अपन बात कर रहे हैं oocyte की, मतलब एग की, मतलब ओवम की। हम ग्रेफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे अभी, हम सिर्फ बात कर रहे हैं oocyte की। तो oocyte जो है वहां पे प्राइमरी oocyte जो है डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अरेस्टेड हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट हो गया वो oocyte, प्राइमरी oocyte आगे डेवलपमेंट नहीं कर रहा। सर अब वो कब डेवलपमेंट करेगा, देखते हैं कब डेवलपमेंट करेगा। हर प्राइमरी oocyte जो है अभी तो कुछ नहीं करेगा वो, हर प्राइमरी oocyte आप ग्रेफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा उसके आसपास। प्राइमरी oocyte बन के छोड़ दिया अपन ने, प्राइमरी oocyte बना के छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो है इसके आसपास अब ग्रेफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद कहीं जाके फिर oocyte का डेवलपमेंट होगा। ग्रेफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट में क्या होगा कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं आसपास इसके प्राइमरी फॉलिकल बना लेंगी। ये प्राइमरी फॉलिकल वहां पे बना लिया, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद बेटा लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल सेल्स वहां पे डीजनरेट हो जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर ओवरी के अंदर बेटा वहां पे सिर्फ 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल का मतलब उसमें 60 से 80,000 हर एक प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक ओवम है। तो 60 से 80,000 ओवम ही रहते हैं बर्थ से प्यूबर्टी आते आते तक। तो प्यूबर्टी आते आते सिर्फ 60 से 80,000 एग ही रह गए बेटा बस वहां पे। अब क्या होगा, ईच ओवरी, हर ओवरी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। जब प्राइमरी oocyte था तो उसके आसपास ग्रेनुलोसा की एक सेल बनी जिसको अपन ने क्या बोला बेटा वहां पे प्राइमरी oocyte। फिर सेकेंडरी फॉलिकल एक लेयर बनी जिसमें क्या हुआ बेटा अंदर की अलग और बाहर की अलग, मतलब आउटर जो है थीका सेल्स बन गई, वहां पे लेयर्ड सेल्स बन गई, अंदर की अलग है बाहर की अलग है बेटा। वहां पे ग्रेनुलोसा सेल्स देखने को मिल रही है बीच में, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं बेटा ओवम के आसपास, और थीका सेल्स, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना, दो इनर और आउटर लेयर वहां पे बन चुकी है, और एक जोना पेलोसुडा करके ओवम के आसपास लेयर बन चुकी है बेटा वहां पे। टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपको दिखाई देगी कुछ कैविटीज जिनका नाम है बेटा एंट्रम, और बात करें कि थीका इंटरना अंदर की तरफ, थीका एक्सटर्ना वहां पे बाहर की तरफ, और ग्रेनुलोसा सेल्स प्राइमरी oocyte के आसपास आपको देखने को मिल रही है। और एक मैच्योर्ड ग्राफन फॉलिकल के अंदर आपको बड़ी सी एंट्रम कैविटी, बाहर थीका एक्सटर्ना, बीच में थीका इंटरना, फिर अंदर की तरफ एंट्रम कैविटी, ग्रेनुलोसा सेल्स और जोना पेलोसुडा बिल्कुल यहाँ पे दिखेगी, और जोना पेलोसुडा के जस्ट बाहर कोरोना रेडिटा की सेल्स आपको दिखेंगी, ठीक है बेटा। तो ये एक फुल्ली मैच्योर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है। प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte की बात करें, प्राइमरी फॉलिकल की बात करें तो सिर्फ वहां पे एक ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर थी। सेकेंडरी के अंदर थीका सेल्स आई वहां पे, फिर टर्शरी के अंदर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एंट्रम कैविटी बनना स्टार्ट हो गई। और बात करें कि ग्रेफिन, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर लार्ज एंट्रम वहां पे मौजूद था, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना मौजूद थी, और कोरोना रेडिटा की सेल्स भी वहां पे मौजूद थी। बात करें बेटा यहाँ पे प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड अंडरगोज फर्स्ट अनइक्वल मियोटिक डिवीजन। जब प्यूबर्टी आती है तब वो जो अरेस्टेड प्राइमरी oocyte था बेटा वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर अब पहली बार अनइक्वल मियोटिक डिवीजन करता है और दो डिफरेंट तरह के सेल्स बनाता है, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी मतलब बहुत छोटी सी पोलर बॉडी वहां पे बनाता है। फिर वो सेकेंडरी oocyte जो है बेटा वो रिटेन्स करती है न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर और ये पता नहीं है हमें कि डिजेनरेट हो गई या फिर रहती है। फर्स्ट पोलर बॉडी से कोई काम भी नहीं है, सेकेंडरी oocyte पे फोकस करते हैं। सेकेंडरी oocyte जो है बेटा बात करें कि कब तक अरेस्टेड रहता है, जब तक मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल नहीं बन जाता। अब मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बन चुका है तो सेकेंडरी oocyte जो है उसके ऊपर आसपास एक लेयर बन चुकी है जोना पेलोसुडा की बेटा, जोना पेलोसुडा की एक लेयर बन चुकी है। और बात करें कि जब ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है तब सेकेंडरी oocyte वहां से रिलीज होता है ओवरी से। इस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? फिर वहां से बेटा बात करें कि इस तरीके से वहां पे जो है oogenesis होगा। सबसे पहले देखो आप, oogonia था 2n डिप्लॉयड लेवल में 46 क्रोमोसोम थे। माइटोसिस हुआ बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर
प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte अरेस्टेड हुआ कब तक, जब तक पूरा वहां पे टर्शरी फॉलिकल नहीं बन गया। टर्शरी फॉलिकल के बनने के बाद बेटा प्राइमरी oocyte ने जो है साइज में ग्रो करके और अनइक्वल डिवीजन किया। अनइक्वल डिवीजन मतलब म्यूसिस फर्स्ट किया उसने, प्राइमरी oocyte ने सेकेंडरी oocyte बनाया और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया। फिर सेकेंडरी oocyte जिसका बेटा म्योटेक डिवीजन करके हैप्लॉइड हो गई, तो इसने फिर म्योटेक डिवीजन किया बेटा और वहां पे बेसिकली ओवम बनाया, प्लॉइडी लेवल एन। और कब बनती है सेकेंडरी oocyte, कब डिवाइड करती है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन स्पर्म जैसे ही कोरोना रेडिएटा सेल्स को वहां पे टच करता है तब जाके सेकेंडरी oocyte म्योसिस फर्स्ट करती है, वरना तब तक बेटा ये क्या होती है, तब तक ये अरेस्टेड स्टेज में रहती है। और यही सेकेंडरी oocyte पीरियड्स के दौरान बात करें कि वहां पे रिलीज होकर जो है ओवम से रिलीज होकर, ओवरी से रिलीज होकर बेटा यही डीजनरेट हो जाती है अगर कॉपुलेशन नहीं हुआ। कॉपुलेशन हो चुका है, स्पर्म्स ने कोरोना रेडिएटा सेल्स को टच कर दिया है, तब ये सेकेंडरी oocyte ओवम कहलाएगी। वरना अपन मानते हैं कि भैया पीरियड्स के अंदर बेसिकली होता क्या है कि सेकेंडरी oocyte ही डीजनरेट होता है वहां पे। अगर अपन स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखें बेटा तो स्फेरिकल और नॉन मोटाइल, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम आपको दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल है। मोटाइल ये सीलिया के थ्रू आगे पुश किया जाएगा, खुद मोटाइल नहीं होता ये, जो फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं। साइज इसकी 0.2 mm इन डायमीटर। इस ओवम के अंदर 3 मेम्ब्रेन होती है, सबसे जो इसकी बाहर की लेयर है बेटा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे अंदर की, फिर उसके बाहर है जोना पैलेस्यूडा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करें सबसे बाहर की कोरोना रेडिएटा सेल्स है बेटा, फॉलिकल सेल्स की बनी हुई है कोरोना रेडिएटा सेल्स यहाँ पे। स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में, oogenesis ओवरी में। स्पर्मेटोजेनेसिस की लिमिटेड ग्रोथ फेज होती है, oogenesis बेटा एलिब्रेटेड ग्रोथ फेज है। कब से स्टार्ट हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेज से। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव 4 स्पर्म्स, यहाँ से ईच प्राइमरी oocyte गिव्स ओनली 1 ओवम। नो पोलर बॉडी बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड्स अप टू सेलिनिटी, मतलब जब तक बूढ़े नहीं हो जाते, मर नहीं जाते। बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक स्टेज बट सस्पेंड्स अप टू प्यूबर्टी, इट सीजेस अराउंड द एज ऑफ 50। मेनोपॉज की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं भाई। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। देखिए ऑप्शंस और आंसर पता लगाइए कि क्वेश्चन है आपके सामने की फॉर्मेशन जो है स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और गैमेटोजेनेसिस। आंसर क्या चला जाएगा बेटा यहाँ पे, गैमेटोजेनेसिस पूरा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूरा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर आती ही चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हैप्लॉइड, इनमें से कौन सा हैप्लॉइड है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड्स, स्पर्मेटोजोआ या ऑल ऑफ द अबव। बात करें कि बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही जन्म देती है, आगे म्यूसिस कर चुकी होती है तभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, तो सारी की सारी हैप्लॉइड है बेटा वहां पे। बाद में क्वेश्चन बात करें नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स फॉर्म फ्रॉम ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये तो मेरे बच्चे को पता है, आंसर इसका 4 है सर, बिल्कुल, एक ने 4 को जन्म दिया। हेड ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म्ड ऑफ, हेड जो है स्पर्म्स का किससे बना होता है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया और एक्रोसोम से, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम से, या एक्रोसोम एंड सेंट्रियोल से। सर हमने देखा था कि हेड पोर्शन के अंदर वहां पे एक तो एक्रोसोम था और एक न्यूक्लियस था सर, तो सी ऑप्शन चला जाएगा सर इसका आंसर। नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी, भैया प्यूबर्टी तक आते आते मैंने बताया था आपको सिर्फ 60 से 80 हजार ही रह जाती है, तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा बी ऑप्शन। ड्यूरिंग oogenesis द प्राइमरी oocyte डिवाइड्स इनटू, oogenesis के दौरान प्राइमरी oocyte डिवाइड होती है, अनइक्वल डिवीजन, याद आ गया सर, अनइक्वल डिवीजन करती है, एक बड़ी सेकेंडरी oocyte बनाती है और एक छोटी सी पोलर बॉडी वहां पे बनाती है। तो बात करें सेकेंडरी oocyte जो होती है सर वो कैसी होती है, वो कैसी होती है बेटा, वहां पे हैप्लॉइड होती है और पोलर बॉडी वहां पे प्रेजेंट होती है, तो प्राइमरी oocyte वहां पे डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बनाती है। द लेयर ऑफ ओवम फॉर्म्ड ऑफ फॉलिकल सेल, जो ओवम की लेयर होती है फॉलिकल सेल से बनी हुई है, कौन सी होती है, अभी भी स्ट्रक्चर पढ़ा है अपन ने, उलेमा तो नहीं होती, वाइट्रियल मेम्ब्रेन तो, कोरोना रेडिएटा और जोना पैलेस्यूडा, दो में कंफ्यूजन, पर जोना पैलेस्यूडा जो है फॉलिकल सेल्स की नहीं बनी होती, वो तो बनी होती है कोरोना रेडिएटा, बिल्कुल सही आंसर सर। अब बात करते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जहां से अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, पर मेरा बच्चा कंफ्यूज होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात कर रहे हैं। ये साइक्लिक इवेंट बेटा एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक चलते हैं, इसको अपन रिप्रोडक्टिव पीरियड भी कहते हैं बेटा। एक वुमेन की लाइफ में ये पूरा पीरियड आता है,
इट्स ड्यूरेशन इज 28 to 29 डेज। मतलब अगर आज की 5 तारीख को, इस महीने की 5 तारीख को अगर पीरियड स्टार्ट हुए हैं बेटा, 4-5 दिन तक चलेंगे, 7 दिन तक चलेंगे, और बेटा अब वो आएंगे बेटा अगले महीने की, वहां पे बेसिकली 5 से लेकर 12 तारीख, मतलब वो 7 दिन का गैप वहां पे पूरा सा आ जाता है। तो अगले महीने की 5 तारीख तक आएंगे, 28 दिन की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा। ये प्राइमेट फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है, मतलब अपन ने पढ़ा है ना इवोल्यूशन के अंदर प्राइमेट्स, उनके अंदर देखने को मिलती है। जो फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो आपके सामने मौजूद हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज होता है 1 से 7 दिन का बेटा। उसके बाद बात करें कि 3 दिन का ओवुलेशन फेज होता है, और फिर उसके बाद वहां पे पोस्ट ओवुलेटरी फेज होता है यहाँ पे। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है, ये कहलाता है बेटा फॉलिकुलर फेज या प्री ओवुलेटरी फेज, ये ओवुलेटरी फेज कहलाता है बेटा, और ये कहलाता है ल्यूटेल फेज या सीक्रेटरी फेज, या बेटा बात करें प्रोजेस्टेरोनिक फेज कहलाता है। तो इसके 3 फेजेस है मेनली, यहाँ पे ओवुलेटरी फेज को वो नहीं गिनते एनसीईआरटी। 3 फेजेस देखती है, मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग फेज, प्री ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज या ल्यूटेल फेज या सीक्रेटरी फेज। आइए देखते हैं बारी बारी से, देखते हैं सर हर फेजेस को अपन। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज को देखते हैं, 1st से 5th डे तक चलता है बेटा। इसके अंदर क्या होना है, इसके अंदर होना है बेटा कि साइकिल स्टार्ट होती है ब्लीडिंग से, ठीक है। मतलब 1st डे किसको माना जाता है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिस दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं बेटा। 3 से 5 दिन तक ये चीज चलती है। और क्यों होती है, क्योंकि जो तैयारी की गई थी यहाँ पे, जो तैयारी की गई थी कि एग आएगा, यहाँ पे इम्प्लांट होगा, स्पर्म आएगा, उसको फ्यूज करेगा और बेटा कॉपुलेशन होगा, उसके लिए तैयारी की गई थी यहाँ पे, पर नहीं हुई, कोई कॉपुलेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बेटा फिर वो क्या होगा कि जो तैयारियां करी थी वो तो यार हटानी पड़ेगी ना, वहां से सारे तंबू उखाड़ने पड़ेंगे, सारे बंबू उखाड़ने पड़ेंगे। तो बेटा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है ना यूट्रस की अंदर की, वो सारी शेड ऑफ हो जाती है, पूरी झड़ के बाहर निकल जाती है, म्यूकस और ब्लड के टिश्यूज के साथ वहां पे वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है बेटा। उसी को अपन ब्लीडिंग फेज कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं बेटा। Lack of menstruation indicates pregnancy. It may also be caused due to stress or poor health. बेटा वैसे तो जनरली कॉमनली ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन का जो लैक होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रेग्नेंट हो गई वुमन, क्योंकि वहां पे प्रेगनेंसी हो गई तो फिर अब मेंस्ट्रुअल फेज क्यों आएंगे, इम्प्लांटेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो सारी तैयारियां काम आ गई। पर अगर जो है वहां पे बात करें कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रेग्नेंट नहीं हुई और मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, इसका मतलब कोई प्रेगनेंसी वहां पे नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है बेटा स्ट्रेस की वजह से या पूरा हेल्थ की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1-2 दिन या 1 महीना भी कई बार स्किप कर जाती है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए उस टाइम पे। सेकेंड फेज आता है बेटा फॉलिकुलर फेज या प्री ओवुलेटरी फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसके अंदर क्या होने वाला है, ये 1st से 13th डे तक चलता है बेटा, ठीक है। इसके अंदर 5th डे से स्टार्ट होता है और 8 से 12 दिन तक ये पूरा चलता है। ये डेज आपको याद रखने बेटा। इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स एफएसएच और एलएच इस दिन काम करेंगे बेटा। इन पूरे दिनों के अंदर एफएसएच और एलएच काम करने वाले हैं। एफएसएच काम करेगा प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराना, ग्रेफिन फॉलिकल्स के अंदर जो अपन ने देखा, ठीक है। और सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन करवाएगा ग्रेफिन फॉलिकल से। जो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल की थीका एक्सटर्ना इंटरना जो है ना बेटा, वो थीका एक्सटर्ना जो है वहां पे, थीका इंटरना जो है वो यहां पे रिलीज करेगी बेटा एस्ट्रोजन, ठीक है। अब एलएच क्या, एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, एफएसएस ने काम किया किस पे बेटा, वहां पे थीका एक्सटर्ना पे, और थीका एक्सटर्ना वहां पे रिलीज किया एस्ट्रोजन। फिर एस्ट्रोजन कहां पे आएगा, वो आएगा बेटा यूट्राइन एंड्रोमेट्रियम पे आएगा। वो जो पहले रप्चर हो चुकी थी ना भाई, ब्लीडिंग फेज अभी होके निमटा है तो सब कुछ रप्चर हो चुका है, तो वापस से यूट्राइन लेवल पे आएगा एंड्रोमेट्रियम पे, और वहां पे बात करेगा बेटा उनकी प्रोलिफरेशन कराने की, वापस से तैयारी करवाएगा कि क्या पता इस बार वापस से फर्टिलाइजेशन हो जाए। तैयारियां तो वापस करनी ही पड़ेगी बेटा। म्यूकस की लाइनिंग बनाएगा पूरी, और बात करें वेजाइना की ग्रोथ, ये पूरी लेयर इसकी थिकनेस बढ़ा देगा बेटा यहाँ पे एंड्रोमेट्रियम की पूरी। वहां पे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराना, पिच का हाई करना फीमेल का, ठीक है। प्यूबिक जो गर्डल होती है उसका बेटा ब्रॉड होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं बेटा। अदर मेल के प्रति अट्रैक्शन होना, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती चीज है। सप्रेशन ऑफ एफएसएच सीक्रेशन, एफएसएच का सीक्रेशन कौन सप्रेस करेगा, एस्ट्रोजन। कैसे करेगा, जब एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग पूरी तरह बन चुकी होगी तो बेटा ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, एफएसएच को, कि भैया मैं तो पूरी तरह तैयार हो चुका हूं, एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग पूरी तरह तैयार कर चुकी है, अब और सीक्रेट मत हो, और सीक्रेट होगा तो एफएसएच वापस से बंद हो जाएगा सीक्रेट होना, ठीक है। एफएसएच बंद हो गया सीक्रेट होना, अब क्या होगा, एलएच का सीक्रेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। एलएच का सीक्रेशन क्या करता है,
14th डे को बेटा LH सर्ज होता है। LH सर्ज का मतलब LH और FSH अटेन कर लेते हैं पीक लेवल, हार्मोन की पीक लेवल अटैच कर लेते हैं मिडिल ऑफ द साइकिल 14th डे के आसपास। और बेटा रैपिड सीक्रेशन या LH सर्ज की वजह से वहां पे ग्रेफन फॉलिकल फट जाता है और ओव्यूलेशन वहां पे हो जाता है। ग्रेफन फॉलिकल फट गया, फटने से बेटा बात करें कि यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, अंडा यहाँ पे रिलीज हो गया, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के फिम्बरी ने वहां पे कलेक्ट कर लिया वहां पे, और वो किसके अंदर आ गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर वहां पे आ गया। ये एक दिन पहले या तो 14th डे या 13th या 15th डे, किसी भी एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जब कोई कपल कोपुलेशन करने वाला होता है बेटा, तो उनको ओव्यूलेशन डे का ध्यान रख लेना चाहिए। वो अपन डिस्कस करेंगे अभी सेफ पीरियड के बारे में। फिर 15 से 28 डे तक क्या होने वाला है वो देखते हैं अपन। 15 से 28 देखकर उसको फेज बोलते हैं सीक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज बोलते हैं बेटा। इसको प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज भी बोलते हैं या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होने वाला है कि जो एग रिलीज हुआ है बेटा, वो एग कहां पे आएगा चल के, कहां पे आएगा चल के बेटा, वो आएगा फेलोपियन ट्यूब से चल के यूट्रस के अंदर आगे इंप्लांट करने की कोशिश करेगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू येलो एंडोक्राइन मास कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या हुआ, रप्चर हो गया ग्रेफन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। तो बेसिकली बात करेंगे ग्रेफन फॉलिकल जो है एक कॉर्पस ल्यूटियम नाम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम वहां पे अभी रहेगा बेटा, रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक इंतजार करेगा कि उसने जो वहां पे सेकेंडरी oocyte रिलीज किया है उसका फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है बाय द एक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करेगा। तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो रिलीज होता है एंडोमेट्रियम पे एक्ट करता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, और मैक्सिमम थिकनेस और वेसल्स वगैरह सब आ चुकी है वहां पे। अब यूट्रस रेडी हो चुका है इंप्लांटेशन के लिए। बात करें कि FSH जो वहां पे सीक्रेट हो रहा है इज इनिबिटेड टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ए सेकंड ओवेरियन फॉलिकल। वो सेकंड ओवेरियन फॉलिकल का भी डेवलपमेंट नहीं होने देगा कि भैया रुक जाओ, पहले इसको इंप्लांट हो जाने दो वहां पे। अब होगा क्या कि प्रेगनेंसी अगर होती है तो फिर बेटा बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, इंप्लांटेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा बेटा, और डीजनरेट होते ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद हो गया। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद हो गया था बेटा, अभी तक मेंटेन किसने किया हुआ था, प्रोजेस्टेरोन ने मेंटेन किया हुआ था एंडोमेट्रियम को। तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद, तो एंडोमेट्रियम भी मेंटेन होना बंद हो गई, शेड ऑफ हो गई, ब्लीडिंग फेज वापस से स्टार्ट हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट वहां पे हो जाएगा और एक नई साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी, वापस से वही फेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। मेनार्की और मेनोपॉज दो टर्म है आपके सामने। मेनार्की का मतलब द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो पहला मेंस्ट्रुएशन आता है प्यूबर्टी के टाइम पे उसको अपन मेनार्क कहते हैं। और जो लास्ट 50 साल की एज में जाके फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है बेटा, उसको मेनोपॉज कहते हैं। 50 साल के बाद वो मां नहीं बन पाती, वो अलग बात है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी सरोगेसी वगैरह अब जो आ गई हैं उसके थ्रू अपन बना सकते हैं। एनसीईआरटी का ग्राफ है बेटा। तो ओवरऑल चेंजेस जो आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सबसे पहले चेंज इन पिट्यूटरी हार्मोन FSH और LH के लेवल में आते हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट से लेकर और जब तक ब्लीडिंग फेज चला 5th डे तक बेटा, तब तक LH और FSH का सीक्रेशन बहुत कम था। वहां पे फॉलिकल्स भी दूसरी ओवरी में डेवलप हो रहे थे, हो रहे मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल यहाँ पे बन चुका है। और बेटा मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल की जो बाहर की लेयर है थीका एक्सटर्ना, वहां से बेटा FSH ने जाके एक्ट किया, FSH ने जाके वहां पे एक्ट किया और वहां से रिलीज करवाया बेटा क्या, वहां से रिलीज करा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ। और बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन ने रिलीज होके बेटा क्या कराया, वहां पे बेसिकली ओव्यूलेशन वहां पे बेसिकली बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कराया एस्ट्रोजन ने वहां पे, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को वहां पे अच्छे से डेवलप कराया एस्ट्रोजन ने। उसी वक्त LH का एकदम से सर्ज हुआ बेटा ओव्यूलेशन के जस्ट पहले, और ओव्यूलेशन के जस्ट पहले वहां पे ओव्यूलेशन के जस्ट पहले वहां पे सर्ज हुआ, तो बेसिकली ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने की वजह से बेटा वहां पे अब इंप्लांटेशन होगा। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे बेसिकली बना हुआ है जिसने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को वहां पे रिलीज किया। FSH ने किसको डेवलप किया हुआ है, अभी भी कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया हुआ है वहां पे, और यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत थिकनेस वहां पे ले चुकी है और प्रोजेस्टेरोन वहां पे रिलीज हो रहा है। अब हुआ क्या कि इंप्लांटेशन तो हो गया पर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वापस से एंडोमेट्रियल लाइनिंग वहां पे डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन वहां पे खत्म हो जाएगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो चुका है और FSH भी वहां पे खत्म हो चुका है। तो फिर वापस से नेक्स्ट साइकिल वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले चेंजेस इन पिट्यूटरी हार्मोन, फिर चेंजेस इन ओवेरियन हार्मोन, फिर चेंजेस इन ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और फिर चेंजेस इन यूट्रस वहां पे आएंगे। इस तरीके से चीजें वहां पे होती है। आइए कुछ क्वेश्चंस। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स ओनली इन प्राइमेट्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। Follicular phase starts from 5th day after menstruation. Corpus albicans releases
प्रोजेस्टेरोन, इसमें अपन को रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। नीचे से शुरुआत करते हैं। कॉर्पस एल्बिगेंस रिलीजेस प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस एल्बिगेंस प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं करते। कॉर्पस एल्बिगेंस तो मतलब तब बनती है जब कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह वहां पे डीजनरेट हो जाती है बेटा। तो यही आंसर अपना पर, और भी देख लेते हैं ऑप्शंस, क्या पता और भी हो। फॉलिकुलर फेज स्टार्ट्स फ्रॉम 5th डे, बिल्कुल ये तो सही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, बिल्कुल ये भी सही है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्राइमेट्स के अंदर होती है, ये भी सही है। तो आंसर जो है अपना डी है, कॉर्पस एल्बिगेंस रिलीज नहीं करता, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफिन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफिन फॉलिकल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर वहां पे कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस कैलोसम तो बेटा ब्रेन के अंदर होता है, कॉर्पस एल्बिगेंस तो लास्ट में, जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तब कॉर्पस एल्बिगेंस बनता है। कॉर्पस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये भी ब्रेन के अंदर होता है बेटा। ओव्यूलेशन अकर्स ऑन, ओव्यूलेशन कब होता है? 5th डे, 14th डे, 18th डे या नन ऑफ दीज? बेटा मैंने कहा था डे याद रखने, 14th डे ऑफ द साइकिल को ओव्यूलेशन होता है वहां पे। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज नोन एज, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी पे आता है उसको अपन कहते हैं क्या है? मेनार्के, मेनोपॉज, मेटास्टेसिस या मेनिंजाइटिस? सर फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन आता है उसको अपन मेनार्के कहते हैं, क्योंकि मेनोपॉज पे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। मेटास्टेसिस तो अलग चीज होती है और मेनिंजाइटिस तो बेटा ब्रेन की बीमारी है। तो ये अपन ने बात करी बेटा वहां पे। अब अपन को पढ़ना है बेटा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है, अपन ये मानते हैं कि कॉपुलेशन हो चुका है और सीमन रिलीज हो गया है पेनिस के द्वारा वेजाइना के अंदर, उसको अपन ने इंसेमिनेशन बोला। स्पर्म्स गए वेजाइना में, वेजाइना से सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल से बेटा यूट्रस, यूट्रस से स्थमस, और स्थमस और एम्पिलरी जंक्शन में वहां पे फर्टिलाइजेशन वहां पे हुआ है बेटा। ठीक है। Fusion of sperm with ovum is called fertilization. It occurs in ampullary stomach junction of fallopian tube. 99% fertilization ampullary stomach junction पे ही हो जाता है बेटा। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के क्या क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन के अंदर ओवन और स्पर्म वहां पे जो है साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हुए तो ही कॉपुलेशन होगा बेटा। ये आपको ध्यान रखना है कि फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म 4 दिन जिंदा रहता है, सॉरी एग जो है वहां पे 4 दिन जिंदा रहता है और स्पर्म 2 दिन, तो स्पर्म सिर्फ 2 दिन जिंदा रहेगा। अगर उस 2 दिन के अंदर एग और स्पर्म का मिलन हो गया तो बेटा काम हो जाएगा, वरना तो फिर बैठे रहो ठन गोपाल। इस जो एग है वो स्पर्म की याद में तड़प तड़प के मर जाएगा बेटा। बात करें अपन यहाँ पे, इसीलिए ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, वो 2 दिन महत्वपूर्ण है बेटा। A sperm comes in contact with zona pellucida, it induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. बात करें अपन यहाँ पे, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसीलिए इसी की बेस पे यहाँ पे जो कपल्स हैं बेटा वो प्रेगनेंसी डिसाइड करते हैं। अगर किसी कपल को प्रेग्नेंट होना है बेटा तो बात करें कि वहां पे उसके ओव्यूलेशन की डेट को देख के और वहां पे कॉपुलेशन किया जाता है ताकि चांसेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके स्पर्म और ओवम के। और अगर बात करें कोई कपल विदाउट प्रोटेक्शन या विदाउट कॉन्डम वहां पे सेक्सुअल एक्ट करता है बेटा, तो बेसिकली उनको ये ध्यान रखना होता है कि सेफ पीरियड कैलकुलेट करके चलना होता है। ओव्यूलेशन जिस दिन होने जा रहा है उसके 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद तक अगर वो सेक्सुअल एक्ट ना करें, उसके बाद अगर वो सेक्सुअल एक्ट करते हैं, उसके पहले अगर वो सेक्सुअल एक्ट करते हैं विदाउट कोई प्रोटेक्शन के, विदाउट किसी कॉन्डम के बेटा, तो फिर वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट मे नॉट अकर है, चांसेस तो कुछ भी हो सकता है बेटा, नेचर है ये, पर सेफ पीरियड लेके चलते हैं तो 99% केसेस में ये होता है कि 7 डेज मतलब 3 दिन बाद के, ओवुलेशन के 3 दिन बाद और ओवुलेशन के 3 दिन पहले तक आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे सेक्सुअल एक्ट नहीं करना अगर आप नहीं चाहते हो प्रेग्नेंट होना तो। स्पर्म्स कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलिसुडा, सबसे पहले जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आएगा, वहां पे स्पर्म आया कांटेक्ट में, इसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होंगे और बाकी स्पर्म्स की एंट्री को वहां पे बंद कर दिया जाएगा क्योंकि एक ही जवाई से आए हैं, एक ही शादी करके जाएगा बेटा। द सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प स्पर्म टू एंटर इनटू एग, एक्रोसोम के अंदर लाइसिंग एंजाइम्स उन्होंने जो है जोना पेलिसुडा को वहां पे बेसिकली डिजेनरेट करके और अंदर वहां पे एक्ट जो है एंटर होने में हेल्प करी। दिस कॉजेज सेकेंडरी म्यूटेक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, अब जैसे ही अंदर आया हाथों हाथ सेकंड म्यूटेक डिवीजन होगा सेकेंडरी oocyte के अंदर बेटा, और फिर वहां पे बेसिकली ओवम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी और जैसे ही ओवम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एग आके स्पर्म का जो एग स्पर्म फ्यूज हो जाएगा ओवम के साथ, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन वहां पे हो जाएगा। बधाई हो बेटा। अब उस जाइगोट का आगे क्या होने वाला है, जाइगोट आगे डिवाइड करेगा बेटा 2 सेल स्टेज के अंदर, फिर 4 सेल के अंदर, फिर 8 सेल के अंदर, फिर 16 सेल के अंदर, और पूरा एक वहां पे फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। देखते हैं आगे क्या होने वाला है।
ये देख सकते हो आप 4 से 8, 8 से 16 और फिर बोला वहां पे बन गया। द माइटोटिक डिवीजन होंगे बेटा जाइगोट के अंदर, जिनको अपन क्लीवेज के नाम से जानते हैं, वो जाइगोट के अंदर डिवीजन होंगे और स्थमस जंक्शन पे जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है वहां से जाइगोट मूव करना शुरू कर देगा। डिवाइड होने के साथ साथ ही मूव भी कर रहा है, और बेटा मूव कर रहा है मतलब सीले उसको मूव करा रहे हैं, और बेटा वो कहां पहुंच रहा है, कहां पहुंच रहा है, वो यूट्रस के अंदर इंप्लांटेशन होने के लिए पूछ रहा है, क्योंकि तैयार है वहीं हुई है पूरी। जाइगोट मूव भी कर रहा है स्थमस जंक्शन से, और बात करें यूट्रस की तरफ जा रहा है, और डिवाइड भी कर रहा है वहां पे। पहले 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज, और इन सारी स्टेजेस को अपन ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं बेटा। वहां पे जो 8 to 16 सेल स्टेज है बेटा उसको अपन मोरूला कहते हैं, और इससे पहले की जो स्टेज है उसको अपन ब्लास्टुला कहते हैं। वहां पे मोरूला जो है कंटिन्यू करता है डिवाइड करना, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन ने बेटा बात करी वहां पे। और ब्लास्टोसिस्ट वहां पे जाके किसके अंदर इंप्लांट होता है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट वहां पे जाके इंप्लांट होता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंप्लांटेशन वाली स्टेज कौन सी होती है, ब्लास्टोसिस्ट जाके वहां पे इंप्लांट होता है। ब्लास्टोसिस्ट की सबसे बाहर की लेयर होती है बेटा ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की लेयर होती है वहां पे इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट जो है लेयर वो जाके एंडोमेट्रियम पे वहां पे जाके बेटा बात करें कि अटैच हो जाती है। जो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर का जो इनर सेल मास है वो 3 जर्म लेयर बनाता है बेटा डिवाइड करके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बेटा। इसी को अपन गैस्ट्रुला बोलते हैं। इस 3 लेयर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला बोलते हैं बेटा। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, यहां से डिवाइड करता है जाइगोट 2 सेल स्टेज, ठीक है, जिसको मोरूला बोला। फिर वहां पे 4 सेल स्टेज बन गई, फिर 8 सेल स्टेज बन गई बेटा। 8 से 16 सेल स्टेज को अपन ने क्या बोला वहां पे, बेसिकली मोरूला बोला बेटा। इसको ब्लास्टुला बोला, इसको मोरूला बोला। और ये फिर 16 सेल स्टेज से बेटा जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर बनी, अंदर की इनर सेल मास और बाहर की ट्रोफोब्लास्ट, तो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट आके इंप्लांट हुआ तो अपनी बाहर की लेयर से आके इंप्लांट हुआ बेटा, अटैच हुआ कहां पे, इंप्लांट का मतलब पूरा वहां पे कवर हो जाता है, अंदर धंस जाता है बेटा, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर वहां पे आके धंस जाता है बेटा। इस तरीके से वहां पे पूरा जो है इंप्लांटेशन वहां पे हो चुका है, ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन हो चुका है। और वो ब्लास्टोसिस्ट आके जब 3 लेयर बना लेगा तो बेटा वो गैस्ट्रुला कहलाने लग जाएगा वहां पे। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, पूरा ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड इंप्लांटेशन। इसको अपने इंप्लांटेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, कुछ क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है बेटा, एम्पिलरी स्टमक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। स्पर्म एंटर्स इनटू ओवम बाय द हेल्प ऑफ सीक्रेशंस फ्रॉम, स्पर्म कैसे एंटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह, उसके सीक्रेशंस की वजह से, एक्रोसोम के सीक्रेशंस की वजह से, राइबोसोम के सीक्रेशंस की वजह, या सेंट्रोल की वजह से, एक्रोसोमल रिएक्शंस की वजह से बेटा वहां पे। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स क्या कहते हैं बेटा, अभी बताया था मैंने वहां पे, क्या कहते हैं इसे, मोरूला। अब प्रेगनेंसी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट कैसे होगा और बेटा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा वो देख रहे हैं अपन। प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा वहां पे, मोरूला ब्लास्टुला बन चुका है, ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हो चुका है, अब उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर वहां पे डेवलपमेंट होने जा रहा है। देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होगा। आफ्टर इंप्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको अपन कोरियोनिक विलाई कहते हैं बेटा। यहाँ पे ये बात करें, यहाँ पे लेयर्स बन चुकी हैं अलग अलग, है ना। और कोरियोनिक विलाई जो है बेटा अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक विलाई ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अपीयर हो जाती है बेटा। ये कोरियोनिक विलाई है, ये दिखाई तो दे रही है आपको, ये कोरियोनिक विलाई है बेटा, ये कोरियोनिक विलाई है, ये ट्रोफोब्लास्ट पे डेवलप वहां पे हो चुकी है बेटा। विच इज सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ये यूट्राइन टिश्यू, ये अंदर बेबी है, ये बेबी किससे सराउंडेड है, कोरियोनिक विलाई जो वहां पे बन चुकी है। और यहाँ पे किसका टिश्यू है बेटा, ये पूरा मदर का टिश्यू है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा मदर का टिश्यू है यूट्रस का। और यहाँ पे मैटरनल ब्लड किसके थ्रू जा रहा है बेटा, तो कहते हैं कि 9 महीने अपने पेट में सींचा है अपने खून से, वो इसीलिए कहती है माँ, क्योंकि बेसिकली अपना जो मैटरनल ब्लड है वो कोरियोनिक विलाई के थ्रू वहां पे जो है जा रहा है, उसके थ्रू ही पूरा जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो सब बेबी के अंदर वहां पे जा रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर वहां पे जा रहा है बेटा। The chorionic villi and uterine tissue becomes interdigited with each other to form placenta। यही chorionic villi और uterine tissue आपस में मिल जाते हैं, इस पूरी चीज को अपन placenta कहते हैं बेटा। इस पूरे पोर्शन को अपन placenta कहते हैं, जहां पे chorionic villi और uterine tissue मिल जाते हैं उसको अपन placenta कहते हैं बेटा। तो placenta स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये प्लेसेंटा जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है बेबी के थ्रू। और बेबी के बेटा बात करें कि नाभि जो बोलते हैं अपन हिंदी में, वो नाभि के थ्रू कनेक्टेड रहता है बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड।
फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? पहला तो ये बैरियर का काम करता है बेटा बिटवीन फीटस एंड मदर, और सप्लाई करता है O2 न्यूट्रिएंट्स मदर से फीटस के अंदर। रिमूव वही सेम चीज, क्योंकि अभी बॉडी बेबी डेवलपिंग फीटस कुछ नहीं कर रहा, मां कर रही है जो भी कर रही है। CO2 और एक्सीटरी वेस्ट भी फीटस से निकाल के वही वेन्स वहां पे लेके आती हैं और आर्टरीज सही चीज लेके जाती हैं। एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है ये ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, हार्मोन्स रिलीज बाय प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये सारा हार्मोन्स बेटा प्रेगनेंसी के बाद कौन रिलीज करता है? जो है प्लेसेंटा। इन सबका अपना फंक्शन है, वो देखेंगे अपन। रिलैक्सिन ओवरी भी सीक्रेट करती है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, कॉर्टिसोल का, प्रोलैक्टिन का और थायरोक्सिन का जो लेवल है वो मैटरनल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मैटरनल बॉडी थोड़ी सी स्वेल हो जाती है बेटा वहां पे। दे सपोर्ट द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। मदर के अंदर कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान बेटा। मदर जो है बेसिकली उसके अंदर बेटा बात करें पेल्विक गडल का फूलना, या बात करें ब्रेस्ट का धीरे धीरे एनलार्जमेंट होना, या बात करें बेटा वहां पे थोड़ी सी जो है स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में। द जर्म लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज, फिर वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जो है बेटा बेबी के अंदर हर टिश्यूज को वहां पे जन्म देंगी। वहां पे एक्टोडर्म की बात करें नर्वस टिश्यू बनाएगा, मेसोडर्म पूरा एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा, एंडोडर्म भी वहां पे कुछ ना कुछ लेयर्स बनाएंगे बेटा। तो इस तरीके से पूरे ऑर्गन्स बन जाते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड जिसको अपन कहते हैं वो 9 महीने तक चलता है, 9 मंथ्स तक। कैट के अंदर 2 महीने, डॉग्स के अंदर 2 महीने, एलिफेंट्स के अंदर 21 मंथ तक चलता है। तो हर एनिमल का अलग होता है। ह्यूमंस का बेटा वहां पे बात करें तो 9 महीने वहां पे है। एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, देखते हैं बेटा। जब एम्ब्रियो 1 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है वो दिल ही बनता है बेटा। सेकंड मंथ के एंड पे वहां पे लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, हाथों की उंगलियां बन जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने या 12 वीक्स के बाद वहां पे बात करें कि 3 महीनों के बाद बेटा वहां पे मेजर ऑर्गन जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये सब वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 1 मंथ में हार्ट बन गया, उसके बाद 2 मंथ्स में बेटा लिम्स और ये बन गए, डिजिट्स बन गए, उंगलियां बन गई। 3 मंथ्स में बेटा आप देख सकते हैं वहां पे लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ऑर्गन्स जो है वगैरह वो बन जाते हैं। 4 मंथ में बेटा बात करें कि वहां पे देखो आप बेबी का हेड वगैरह बन गया है वहां पे। तो ड्यूरिंग द 5th मंथ आप देख सकते हो वहां पे फर्स्ट मूवमेंट जो देखने को मिलता है फीटस का, सोनोग्राफी के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिलता है फीटस का, फर्स्ट 5th मंथ के अंदर देखने को मिलता है बेटा। और कुछ हेयर्स भी बॉडी के ऊपर आने लगते हैं, वहां पे हेड के ऊपर आने लगते हैं। एंड ऑफ 24 वीक्स या सेकंड ट्राइमेस्टर, 6 महीने बीत चुके हैं, 24 वीक के लो या 6 महीने बीत चुके हैं बेटा। सेकंड ट्राइमेस्टर वहां पे हो चुका है। 6 महीने के बाद जो बेबी के पूरी बॉडी है वो फाइन हेयर से कवर्ड है, वहां पे आईलिड्स बन चुकी है और सेपरेट भी हो चुकी है, जरा चिपकी हुई रहती है फिर सेपरेट हो जाती है। आईलैशेस वहां पे बन चुकी हैं बेटा। एंड ऑफ द ये 7th मंथ में आप देख सकते हो मूवमेंट फिर भी जारी रहता है उसका, और 7th मंथ में देख सकते हो आप बेबी को। 8th मंथ में आप देख सकते हो बेबी पूरी तरह से तैयार है बेटा बाहर आने के लिए, और 9th मंथ में पूरी तरह से रेडी फॉर डिलीवरी है। हेड की पोर्शन जो है बेटा नीचे की तरफ होना चाहिए और लेग का उधर की तरफ, आसानी होती है डिलीवरी में, ठीक है। तो कहते सब ये कि उल्टा पैदा हुआ था, उल्टा पैदा होने का मतलब ये है कि अगर पैर बाहर की तरफ हो तो मुश्किल होती निकालने में, हेड नीचे की तरफ होना चाहिए तो आसानी होती बेटा बेबी को बाहर पार्चुरेशन कराने में। जो प्रोसेस होती पार्चुरेशन की और बेटा लैक्टेशन की वो अपन देखने जा रहे हैं। पार्चुरेशन का मतलब बेबी का जो है यूट्रस से बाहर आना। हेड पोर्शन नीचे की तरफ होना चाहिए तभी बेबी बाहर आएगा। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पूरा पार्चुरेशन एक्ट है, नर्वस टिश्यू और एंडोक्राइन टिश्यू यहाँ पे डेवलप्ड होते हैं। प्लेसेंटा का रोल आने वाला है, नर्वस टिश्यू का रोल आने वाला है। द सिग्नल्स फ्रॉम द फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको अपन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जो डेवलपिंग फीटस होता है बेटा, जो 9 मंथ का फीटस हो चुका है और प्लेसेंटा वहां पे 9 मंथ का हो चुका है, वो दोनों बेटा थोड़ा थोड़ा सा वहां पे हल्का हल्का सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं, जिनको अपन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आपको 9th मंथ के अंदर बेटा मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं। तो पता लगने लगता है कि अब बेबी डेट दे देती है डॉक्टर, जो फीमेल डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो डेट दे देती है वहां पे कि भैया इस दिन के आसपास आपकी प्रेगनेंसी वहां पे जो है पार्चुरेशन होने वाला है। तो जो है कपल्स तैयार रहते हैं बेटा वहां पे। दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, और जब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बेटा, तब इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। कहां से? मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से।
ऑक्सीटोसिन क्या करता है, और ज्यादा यूट्राइन लेयर जो मस्कुलरिस होती है वहां पे जाके बेटा मायोमीट्रियम पे जाके और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की मायोमीट्रियम पे जाके, और बेटा तब ज्यादा लेबर पेन होने लगता है, उसी को अपन लेबर पेन कहते हैं बेटा। इसी प्रोसेस की वजह से बेटा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो फिर और लेबर पेन होता है। इसकी वजह से बेटा एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस टू द बर्थ कैनाल, और बेटा इसी तरह से बच्चा बाहर की तरफ फिक जाता है। इसी एक्सपल्शन को मतलब बाहर की तरफ फिक जाता है बेटा। ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बच्चा बाहर की तरफ फिक जाता है बेटा वेजाइनल और सर्वाइकल कैनाल के थ्रू। बाहर निकलने के बाद बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड अभी भी कनेक्टेड रहती है बेटा, और अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड रहती तो फिर क्या होता है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को बेटा बाहर निकाल के स्कैल्पल और फॉक के थ्रू काट दिया जाता है बेटा। इस तरीके से वहां पे स्कैल्पल फॉक के थ्रू काट दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को, क्योंकि अब बेबी बाहर आ चुका है, उसको खुद सांस लेनी होगी, खुद के टिश्यू से काम लेना होगा बेटा। द प्लेसेंटा एंड रेमिनेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी आफ्टर पार्चुरेशन, इट इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। फिर सारा प्लेसेंटा और ये सब ब्लीडिंग के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद सब प्लेसेंटा वगैरह सब बाहर आ जाता है बॉडी से अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, सारी सफाई हो जाती है बेटा अंदर की। बात करें वहां पे, अब आता है लैक्टेशन। बेबी बाहर आ चुका है, बेबी को बाहर निकाल के बेटा पिछवाड़े पे एक जमाई जाती है जिससे वो रोने लग जाए। जैसे वो रोएगा तो चट चट करके सारी लंग्स की एल्वोलाई वहां पे खुल जाएगी, वो खुद ब्रीथ करने लगेगा। उसके बाद बेटा बात आती है लैक्टेशन की बेटा, मिल्क फीडिंग की। माँ का दूध 6 महीने तक यही देना होता है, लैक्टेशन जिसको अपन कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स अच्छे से डेवलप हो चुकी है फीमेल्स की बेटा वहां पे, और उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया वहां पे मिल्क। The mammary glands produce milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. The yellowish milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. वही मिल्क फीड कराना चाहिए, उसके अंदर सारी एंटीबॉडीज होती हैं बेटा, IgG एंटीबॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज जो उसको प्राइमरी इम्यूनिटी वहां पे प्रोवाइड करेंगे बेबी को बाहर के एनवायरमेंट के लिए। इसलिए माँ का दूध वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा, उसी को अपन कोलेस्ट्रम कहते हैं। इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एसेंशियल टू डेवलपिंग रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। कुछ क्वेश्चंस। प्लेसेंटा is a physiological connection between mother and fetus, act as endocrine gland, eliminates nitrogenous waste। बेटा पूरे काम करता है ये, तो सारे ऑप्शंस हैं इसमें, ऑल ऑफ द अबव आंसर। हार्ट ऑफ द फीटस, हार्ट ऑफ द फीटस सबसे पहले वही तो बनता है सर, याद आ गया हमें। आफ्टर 1 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर और बाय द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। सर आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है सबसे पहले हार्ट बनता है, पहले वीक में नहीं बन जाता, पहले वीक में नहीं बनता, 1 महीने बाद बनता है। आंसर फर्स्ट मंथ चला जाएगा। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज नोन एज, अरे ये तो पार्चुरेशन है यार, बिल्कुल। मैच्योरेशन तो बेटा सॉरी बात करें एक्सक्रीशन में, इम्प्लांटेशन तो ब्लास्टोसिस्ट, और गैस्ट्रुलेशन तो बेटा पूरा पीरियड। तो पार्चुरेशन ही ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन यंग वंस को बर्थ देते हैं बेटा। नेम द हार्मोन दैट कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, ये कौन सा हार्मोन है? अरे ऑक्सीटोसिन है सर, बिल्कुल, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। बात करें रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से नहीं ओवरी होता तो आंसर चला जाता। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, तो ऑक्सीजन जाएगा बेटा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, क्योंकि फीटल से नहीं मैटरनल पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। द येलोइश मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, कोलेस्ट्रम कहते हैं सर, बिल्कुल याद है मुझे, कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ये बेटा अपन ने बात करी इस पूरे चैप्टर की, जिसके अंदर अपन ने मेजर पार्ट डिस्कस किया, गैमेट। पूरा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 से 12 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं यहां से हर बार, ठीक है। तो अपन ने बात करी स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, वहां से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। उसके बाद बेटा अपन बात करें कि मैच्योरेशन, जो अपन ने पूरा ग्राफिन फॉलिकल का पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। और बात करें कि अपन ने फिर उसके बाद देखा वहां पे प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, वहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लेक्चर तो पूरे टॉपिक्स जो है वो सब डिस्कस किए, क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, क्या क्या वहां पे चीजें होती है वो अपन ने डिस्कस किए बेटा। कुछ सैंपल क्वेश्चंस अपन ने देखे, और बाकी बातें अपन को करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।